स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में हम देखने वाले विषय राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पार्ट पहला है। पार्ट का नाम है संविधान की प्रगति, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है इस पार्ट का, तो आप उस पार्ट 1 को जाके पहले देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने भारतीय संविधान, लोकतंत्र और मताधिकार और राजनीतिक परिपक्वता, सत्ता का विकेंद्रीकरण और सूचना का अधिकार जैसे मुद्दों पर मैंने वहाँ पर बताया है। तो उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, तो आपको यह पार्ट समझने में और आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लोग क्या किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला सामाजिक न्याय और समता। इसके अंदर संविधान के उद्देश्य पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद सामाजिक न्याय स्थापित करने का अर्थ, मतलब सामाजिक न्याय स्थापित करना क्यों जरूरी है। सामाजिक संघर्ष कम करने के लिए किए गए प्रयास, मतलब संविधान द्वारा समाज में जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। जैसे उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आरक्षित स्थानों की नीति, आरक्षित स्थान की नीति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून कौन सा, अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान, महिला संबंधित कानून, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ऐसे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। और दूसरा मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यायालय की भूमिका। ठीक है, हमारे संविधान में न्यायालय की क्या भूमिका, तो उसके अंदर 2 टॉपिक हम लोग क्लियर करना है। संविधान का मौलिक ढांचा, महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक के बाद मैं आपको समझाते जाऊंगा और आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है सामाजिक न्याय और समता। स्टूडेंट्स, हम समाज में न्याय होना जरूरी है, हमारे बीच में समानता होना चाहिए, ना किसी को छोटा ना कोई बड़ा। समाज में क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय और समता जैसे मूल्य भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। मतलब समाज में न्याय होना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और सब व्यक्ति क्या है, समान है। कोई छोटा बड़ा, कोई छोटी कास्ट का, बड़ी कास्ट का नहीं है। इसको बनाए रखने का काम किसका है, यह मेन उद्देश्य किसका है, संविधान का है। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार और समाज दोनों निरंतर कार्य करते रहते हैं। सरकार भी जनता का सहयोग करती है, जनता भी सरकार का सहयोग करती है, ताकि हमारे समाज में न्याय मिल सके और लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, सामाजिक न्याय और समता हमारे संविधान के प्रमुख उद्देश्य। सही बात है, समाज में न्याय मिलना चाहिए और लोगों को समता मिलनी चाहिए। समता मतलब लोग एक दूसरे के समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटी कास्ट का, कोई बड़ी कास्ट का नहीं है। ठीक है, समता हमारे संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। इन 2 मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का निर्माण करना हमारा प्रमुख ध्येय। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, इन 2 मूल्यों को ध्यान में रखकर एक नए समाज का क्या करना, निर्माण करना, ये संविधान का उद्देश्य है। संविधान में भी इस दिशा में अग्रसर होने का मार्ग स्पष्ट किया गया और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करने का तात्पर्य है जिन सामाजिक कारणों से व्यक्तियों पर अन्याय होता है। सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स, तो सामाजिक न्याय जरूरी इसलिए कि कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी कास्ट के लोग रहते हैं या जो बड़े दर्जे के लोग होते हैं, वह अपने छोटे लोगों के साथ क्या करते हैं, अन्याय करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और यदि सामाजिक न्याय जैसी व्यवस्था रहेगी तो वो जिनके ऊपर शोषण हो रहा है वे लोग अपना आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय स्थापित करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। लोगों के साथ किस तरह से अव्यवहार कर सकते हैं, जैसे धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, भाषा के ऊपर, जन्म स्थान के ऊपर, लिंग, संपत्ति आदि की वजह से लोगों का क्या होता है, समाज में शोषण होता है। ठीक है, तो इसका विकास करने के लिए सामाजिक न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करने का तात्पर्य है जिन सामाजिक कारणों से व्यक्तियों पर अन्याय होता है उस अन्याय को दूर करना, और व्यक्ति के रूप में सभी का स्तर समान होता है। व्यक्ति के रूप में सब क्या है, समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसका आग्रह करना। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, वंश, संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव न करते हुए सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना न्याय और समता के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हमको किसी की जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, वंश, संपत्ति इसके ऊपर हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक समान अवसर देना चाहिए। हर व्यक्ति का समान अवसर है प्रगति करने का, जीने का, रहने का। ठीक है, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखिए, सामाजिक न्याय
और समता प्रस्थापित करने के लिए समाज में सभी स्तरों का प्रयत्न करना पड़ते हैं। समाज में अगर न्याय स्थापित करना है, समता लाना है, तो समाज में जितने भी स्तर हैं, वो चाहे आप लोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सबका सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सरकार करती जाएगी, यदि आप लोगों का सहयोग नहीं है, जनता का सहयोग नहीं है, तो वो सामाजिक न्याय स्थापित होगा क्या? नहीं होगा। अब आगे, परंतु सरकार की नीतियों और अन्य प्रयत्नों को विशेष महत्व है। लोकतंत्र को अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनाने के लिए, सर्वसमावेशक मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सभी तक पहुंचाने के लिए, सभी का समावेश होना चाहिए उसके अंदर। तो लोकतंत्र को अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनाने के लिए सभी सामाजिक घटकों का प्रमुख प्रवाह में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी लोगों का लोकतंत्र में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सभी लोग की सहभागिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर सभी लोग सहभागिता दिखाएंगे, तभी लोकतंत्र में सबको सामाजिक न्याय और हमारा समता स्थापित करने का जो लोकतंत्र का उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या हो जाएगा? पूरा होगा। लोकतंत्र सभी समाज घटकों को समाहित कर लेने की प्रक्रिया है। ऐसे ही समावेशित लोकतंत्र के कारण समाज में निहित संघर्ष कम होते हैं। यदि लोग समाज में क्या करेंगे? समावेश करेंगे। यदि लोगों का संविधान में समावेश रहेगा, लोग लोकतंत्र के प्रति जागरूक रहेंगे, तो क्या होगा? समाज में जो संघर्ष है, जो भेदभाव का संघर्ष है, जो जाति का संघर्ष है, जो भी ऊंच नीच का संघर्ष है, उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। इस दिशा में हमारे देश में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आरक्षित स्थान की नीति। आरक्षित स्थान क्यों जरूरी है? ठीक है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की रचना कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बहुत सारे जो छोटी छोटी कास्ट के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनको एक आरक्षित स्थान दिया गया। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो जिनकी कास्ट ज़्यादा होती थी, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते थे, वो क्या करते? छोटी कास्ट वाले लोगों, जनजाति लोगों का क्या करते थे? शोषण करते थे। तो हमारे संविधान में उन जनजातियों को एक ऊंचा स्तर उठाने के लिए, वो भी समाज में एक अच्छा दर्जा स्थापित करें, इसलिए हमारे संविधान में उनके लिए क्या है? कुछ आरक्षित जगह है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनके लिए क्या है? आरक्षित जगह करके रखी गई है। ठीक है, चलिए, और आरक्षित जगह होना भी चाहिए। अगर उनके लिए आरक्षित जगह नहीं रहेगी, तो जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, या जो थोड़ा बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे? छोटी कास्ट के साथ शोषण करेंगे, और वे जो निम्न दर्जे की जाति है, वह कभी समाज में ऊंचा नहीं उठ पाएगी। इसलिए आरक्षित स्थानों की नीति ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, पिछड़े वर्गों का शोषण करने से हमको बचाना है। अब आगे पढ़ लेते हैं। जो जन समूह अथवा सामाजिक वर्ग शिक्षा और रोजगार के अवसरों से दीर्घकाल से वंचित रहे, ये सब पहले हुआ है। जो छोटी कास्ट के लोग थे, या हम लोग बोलते पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको रोजगार में और शिक्षा में उनको कभी मौका नहीं मिला आगे आने का। ऐसे सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित स्थान की नीति बनाई गई है, और उन्हीं के लिए क्या बनाया गया? आरक्षित स्थान की नीति बनाई, ताकि उनका शोषण ना हो, वे भी समाज में समान अधिकार प्राप्त कर सकें। उसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित रखे। सरकारी नौकरियां वो लोग जल्दी पा लेते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल इंसान है जो बड़ी कास्ट का, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मार्क्स का प्रावधान है कि अगर वो छोटी कास्ट का है तो उसके लिए अंक कम भी आ जाते हैं, तो भी उसको एडमिशन स्कूलों में मिल जाता है। उसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित स्थान प्रावधान दिए गए। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि आरक्षित स्थानों की नीति क्यों जरूरी है। अब अगला देख लेते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून। जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार को कम करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए संविधान द्वारा। ठीक है, ताकि उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो पाए। देखिए, शुरू करते हैं। सामाजिक न्याय और समता स्थापित करने के, समाज में न्याय और समाज में समता स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। समाज में न्याय स्थापित करना, समाज में समता स्थापित करना है, तो ये एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। कौन सा कानून? सामाजिक संघर्ष को कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे आरक्षित स्थानों की नीति हो गई, अत्याचार सुरक्षाओं का कानून हो गया, अल्पसंख्यक जो निम्न दर्जे के लोग हैं उनके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं। इस कानून द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर किसी प्रकार के होने वाले अन्याय पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब इस कानून के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों पर क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा, ताकि उन पर अत्याचार न हो और हमारे समाज में न्याय और एक समता बनी रहे, जो हमारे संविधान का मेन मकसद है। यदि किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो उसे दंड
का प्रावधान किया गया। यदि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान संविधान में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से प्रावधान संविधान में बनाए गए। भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों लोगों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनको शिक्षा मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं की जा रही हैं। आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो पता कर लीजिएगा कहीं से ढूंढ के। भारतीय संविधान द्वारा जाति, धर्म, वंश, भाषा और प्रदेश के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ आप जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, वंश के ऊपर, भाषा के ऊपर आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो उसके लिए कानून बनाया गया और आपको उसका सजा मिलेगी अगर सामने वाले व्यक्ति ने वो आपके लिए कंप्लेन किया पुलिस से। तो अल्पसंख्यकों के विषय में यह प्रावधान व्यापक रूप में है। समता का अधिकार, समता का अधिकार, सब लोग समान है, वो अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है। आपको मालूम है भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हो, किसी भी राज्य में जाके घर ले सकते हो, बना सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यदि आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, आपका कोई शोषण कर रहा है, तो आपको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हो और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के फलस्वरूप अल्पसंख्यक वर्ग को मौलिक रूप में संरक्षण प्राप्त हुआ है। अब आगे, महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विषयक प्रावधान। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ज़माने में क्या होता था, महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा उनको अवसर नहीं मिलते थे, यहाँ तक कि उनको मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारे कानून में वृद्धि हुई, संविधान में वृद्धि हुई, हमारा देश जैसे जैसे प्रगति करता गया, वैसे वैसे बहुत सारे कानून बनाए गए महिलाओं के लिए, जिसकी वजह से महिलाएं भी आज हर एक क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा हो सकती है। जैसे यदि उसे पति या पिता की जो भी संपत्ति है उसमें जितना हक लड़के का रहेगा उतना ही हक उसके लड़की या उसकी पत्नी का रहेगा। ठीक है, बराबर का अधिकार होता है। ठीक है, यदि इसी प्रकार पहले संविधान में, मतलब लोकतंत्र में, सत्ता में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और महाराष्ट्र जैसे 15 और राज्यों में 50% तक की जो सीट्स होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कानून महिलाओं के लिए बनाए गए ताकि महिलाएं भी एक अपना दर्जा स्थापित कर सकें। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र का समय से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को एक मजबूती देने के लिए प्रयास शुरू है। स्वतंत्रता काल से ही महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता, पहले महिलाएं क्या होती, पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको, वे पढ़ नहीं सकती, समाज उनको पढ़ाना नहीं चाहता था। तो निरक्षरता को दूर करना, उनके विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, उसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां निर्धारित की है। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, कोई दुर्व्यवहार होता है, कुछ गलत होता है, तो उसके लिए महिला आयोग की स्थापना की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। महिलाओं की उन्नति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसे पिता और पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा होता है। जितना हिस्सा लड़के का होगा उतना ही हिस्सा लड़की का भी रहेगा पिता की संपत्ति पे, और पति की संपत्ति पर उतना ही हक रहेगा। दहेज प्रतिबंध कानून, पहले के समय में क्या होता कि दहेज प्रतिबंध कानून होता था कि लड़की की शादी होती थी तो लड़की वालों को क्या किया जाता, दहेज दिया जाता था। इससे जो गरीब लड़की होती थी उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसलिए इस पर कानून बनाया गया दहेज प्रतिबंध का। दहेज प्रतिबंध, यदि किसी व्यक्ति से किसी लड़की से कोई दहेज मांगता है शादी के टाइम, विवाह के समय, तो उसे 5 साल की कारावास है और साथ ही साथ उसे दंडित किया जाता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए दंडित किया जाता है, 5 साल की सजा है उसे। अब आगे, यौन अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून तथा घरेलू हिंसा प्रतिबंध। घरेलू हिंसा प्रतिबंध, पहले क्या होता है, स्त्रियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है उनके घरों के अंदर, उनकी सास, उनके ससुर और जो भी घर में रहते हैं उनके साथ शोषण करते थे, तो उसके ऊपर भी कानून बनाया गया है। जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, इन प्रावधानों के फलस्वरूप महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने और स्वयं का विकास साधने हेतु अनुकूल वातावरण बन गया है। इस कानून के हिसाब से आज महिलाएं अपनी जो स्वतंत्रता उसको बनाए रखी हुई है और वो देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे देश में राजनीतिक और राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व शुरू से ही कम रहा है। सही बात है, राजनीति हो जाए या राजनीतिक जो भी संस्थाएं उसमें स्त्रियों का समावेश बहुत कम रहा है, लेकिन आज हम लोग देखें तो वे भी बराबरी का हिस्सा हो रही हैं। विश्व के कई देशों ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। भारत जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं। भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। 73वें और 74वें संशोधन में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित किए गए हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि महिलाओं के लिए आज लोकतंत्र में, शासन में 33% आरक्षित स्थान किए गए। तत्पश्चात यह अनुपात महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 50% तक बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र और अन्य 50 की जगह स्टूडेंट 15 आएगा। ये जो 50 लिखा है आपकी किताब में, वहाँ पर 15 आएगा, क्योंकि 50 राज्य है ही नहीं, टोटल 28 राज्य है, तो 50 कैसे आ जाएगा। तो 15 राज्यों तक बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। यदि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ वो लोग शिकायत कर सकती है और वे उनको हेल्प करेंगे। राज्य में भी राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, घरों में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई उसके साथ गाली देता है, उसको मारता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, यदि बहुत सारे लोग उसको ताने मारते हैं, अगर इसकी तरह से कुछ भी व्यवहार होता है महिलाओं के साथ, तो उसके लिए घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए। स्त्री की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यकता इस कानून द्वारा अधोरेखित की गई है। परंपरागत वर्चस्व और अधिकार तंत्र को विरोध करने वाले इस निर्णय से भारतीय लोकतंत्र और व्यापक हो गया है। उसमें होने वाला समावेशन अधिक अर्थपूर्ण है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व। अब वर्ष 1951-52 में महिला संसदों की संख्या 22 थी और महिला संसदों का प्रतिशत 4.5 था। उसी तरह आप नीचे नीचे जाते जाओगे तो आपको धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ता जाएगा। अब 2014 में आओगे, 2014 में आज लोकसभा में 66 महिलाएं हैं 2014 के हिसाब से। ये जो डेटा है ये 2014 है, अभी तो 2020 चल रहा है, ये 6 साल पहले का डेटा है। और आज टोटल प्रतिशत कितना उनका 12% है। ठीक है ना, ये धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाया गया। महिला संसदों का प्रतिशत आप लोग देख रहे होंगे, महिला संसदों की संख्या 2014 में 66 थी, जो अभी और बढ़ गई है। अब आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। 7 वाली आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। किस वर्ष के चुनाव में महिला संसदों की संख्या सबसे कम थी? किस वर्ष के चुनाव में? तो 1951-52 में। क्या आएगा? 1951-52 में। इस वर्ष में महिला संसदों की जो संख्या थी बहुत कम थी। किस वर्ष के चुनाव में महिला संसदों की संख्या सर्वाधिक थी? 2014। इस टेबल के हिसाब से 2014। तालिका में निहित जानकारी के आधार पर लोकसभा चुनाव में जीतकर आई महिला संसदों में 2051 से लेकर 2014 वृत्तालेख, पाई चार्ट या स्तंभालेख तैयार कीजिए। ये जो स्तंभालेख होता है या वृत्तालेख होता है, या आप ज्योमेट्री में या तो भूमिति में पढ़े होंगे, तो इसके हिसाब से ये जो प्रतिशत है इसका आपको क्या लगाना है, तैयार करना है। पाई चार्ट यानी वृत्तालेख या तो स्तंभालेख तैयार करके आपको बताना है। क्या लगता है आपको, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की दृश्यता कम हो रही है? दृश्यता कम हो रही है, विजिबिलिटी, दिखाई कम दे रही है वो लोग सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में। सही बात है, सार्वजनिक जीवन में देख ली महिलाओं का योगदान बहुत कम रहता है, या हम लोग उनको आने नहीं देते, जो पुरुष वर्ग है वो उनको आने नहीं देते आगे। अगर महिलाओं के लिए परिवार संरचना, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र की निर्णय प्रक्रिया में अधिकाधिक अवसर दिए जाएँ तो समग्र राज्य शासन को नई दिशा मिलेगी। सही बात है, यदि उनको समाज में, राजनीति में या लोकतंत्र में समान अधिकार दिया जाए तो समग्र राज्य शासन को एक नई दिशा मिलेगी, प्रगति ज़्यादा होगी। इसके लिए प्रतिनिधित्व संस्थाओं की महिलाओं को सहभाग बढ़ाना चाहिए। अब आगे स्टूडेंट टॉपिक है न्यायालय की भूमिका। ये आखिरी टॉपिक है इस पार्ट का। ठीक है, देखिए पढ़ते आगे। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए न्यायालय का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जो भी शिकायत है, यदि कोई लोकतंत्र का जो व्यक्ति है या प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो भी अगर कुछ गलत काम करते हैं, यदि जनता को उससे तकलीफ हो रही है तो जनता उनकी शिकायत न्यायालय से कर सकती है और न्यायालय उस पर एक्शन लेगा, क्योंकि न्यायालय जो होता है वो लोकतंत्र से अलग होता है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
न्यायालयों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, सही बात है। न्याय दिलाने के लिए समाज में अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो समाज में न्याय दिलाने के लिए न्यायालय की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी संविधान का अर्थ बताने के लिए बहुत ज़्यादा, संविधान में कौन से कहाँ पर क्या लिखा गया है, संविधान क्या बोलता है, उसका अर्थ बताने का भी जिम्मेदारी किसके पास होता है? संविधान के पास होता है। साथ ही साथ देश का जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए आपके न्यायालय का होता है, क्योंकि न्यायालय जितना जल्दी न्याय देगा उतना ज़्यादा आपका लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत बनेगा। न्यायालय ने संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान को निहित मूल्यों, मूल उद्देश्यों और संविधानकारों के उद्दिष्ट को प्रधानता दी है। इस संदर्भ में न्यायालय का जो योगदान रहा है उसे हम निम्न मुद्दों के आधार पर पढ़ेंगे। अब देखते हैं न्यायालय ने कौन कौन से हमें योगदान दिए हुए हैं। न्यायालय क्या क्या योगदान? पहला, संविधान का मौलिक ढांचा। संविधान का मौलिक ढांचा क्या होना चाहिए? संविधान करने वाला क्या है? संविधान पर प्रवाहमान है। प्रवाहमान मतलब बार बार बदली हो सकता है। संविधान जो है ना वो बदली हो सकता है, लेकिन उसके कुछ मूल्य हैं जो बदली नहीं हो सकते। ठीक है ना? ये और संविधान में जो भी चेंजेस है, जो भी अगर परिवर्तन लाना है तो वो कौन करेगा? संसद द्वारा किया जाता है। कोई ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन लाना है तो कौन करेगा? वो संसद करेगी। संविधान प्रवाहमान है, उसका स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज की तरह होता है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे जैसे परिस्थिति आ जाएगी संविधान में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन परिवर्तन करता कौन है? परिवर्तन करने का अधिकार किसका है? संसद का है। उस अधिकार का अर्थ संसद को प्राप्त होता है। संसद के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संसद के अधिकारों की सीमाओं का बोध संसद को कराया है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को बदली कर सकते, कौन कौन से कानून में वो लोग बदली कर सकते, परिवर्तन ला सकते, वो भी न्यायालय बताता है। ठीक है, हमारे जो संविधान है, संविधान में कुछ ऐसे कुछ कानून है जिसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो शिक्षा वाले जो संविधान है, शिक्षा वाला जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक पार्टी आई और उसने शिक्षा बंद करवा दी, ऐसा नहीं होगा। और यह भूमिका न्यायालय अपनाई है संविधान में परिवर्तन करते समय संसद संविधान के मौलिक ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चोट अथवा क्षति नहीं पहुंचा सकता। जो संविधान का ढांचा है उसके अंदर चोट नहीं पहुंचा सकता कोई भी परिवर्तन करते समय। यह भी समझ लें। क्या समझने के लिए कहा गया? देखो लो, संविधान के मौलिक ढांचे में सामान्यतः निम्न प्रावधानों का समावेश होता है। शासन तथा गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप। संविधान का संघ राज्यात्मक स्वरूप। देश की एकता और एकात्मकता का संवर्धन करना, ये किसका है? संविधान करेगा। देश की एकता बनाए रखना, एकात्मकता का संवर्धन करना, जो एकता है उसको बचाए रखने का काम भी कौन करेगा? संविधान करेगा। देश की संप्रभुता, देश को मजबूत बनाकर भी काम करेगा संविधान। पंथ निरपेक्षता, संविधान की सर्वश्रेष्ठता, इसको भी कौन, ये भी काम किसका है? संविधान का है। चलिए अब आगे, महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय। न्यायालय के कौन कौन से निर्णय जो महत्वपूर्ण है? जैसे किसी भी बालक के साथ अधिकार नहीं हो सकता, ये न्यायालय का निर्णय है। मानवाधिकार का संरक्षण, मानवाधिकार जो भी 13 या 12 11 या 13 मानवाधिकार है उनका संरक्षण करना। महिलाओं के प्रति उनका आदर रखना, यदि महिलाओं के लिए कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आदिवासी समक्षीकरण, जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको समक्षीकरण, उनको बनाए कर रखना। ये ऐसा नहीं कोई सरकार आती है तो वो आदिवासी को ध्यान नहीं दे, वो आदिवासी को समक्षीकरण करने की ओर ध्यान देगी। ये बहुत सारे निर्णय संविधान द्वारा लिए गए, संविधान में न्यायालय द्वारा लिए गए। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को प्राप्त संरक्षण को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालय ने कई निर्णय लिए। जो नागरिकों का जो संरक्षण है उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए न्यायालय ने बहुत ज़्यादा निर्णय लिया है, बहुत सारे निर्णय लिए। न्यायालय ने जिन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में अनेक निर्णय किए उनमें से पहला है बालकों का अधिकार, मानवाधिकार का संरक्षण, महिलाओं की प्रतिष्ठा बनाए रखना, उनके प्रति आदर बनाए रखना की आवश्यकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आदिवासी का समक्षीकरण जैसे विषयों का समावेश किया जा सकता है। ठीक है, इन विषयों के संदर्भ में न्यायालय ने जो निर्णय किए उन निर्णयों के कारण भारत की राजनीतिक प्रक्रिया परिपक्व होने में सहायता मिलती है। और इन सभी चीज़ों, जैसे मैंने बताया कि बालकों का अधिकार उनको नहीं छीना सकता, मानवाधिकार का संरक्षण होना चाहिए, महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनका आदर होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सारी चीज़ों पर अगर न्यायालय जो निर्णय लेते हैं, इन निर्णयों की वजह से भारत की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है, वो क्या होता है? मजबूत बनता है।
अब आगे मालूम कर लें, वर्तमान समय में उच्च न्यायालय में ऊपरी विषयों के संदर्भ में कौन से निर्णय किए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उन पर विचार विमर्श कीजिए। उनको ढूंढकर आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संविधान और उस पर आधारित सरकार द्वारा की गई प्रगति की हमने यहाँ समीक्षा की, मतलब सरकार और क्या काम कर सकती है, ठीक है, संविधान में, तो हमने समीक्षा कर ली है। फिर भी भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां हैं कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, लोगों को शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी की जाए, ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। बॉर्डर की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा कैसे की जाए, ऐसी लोकतंत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों से सभी समस्याओं का हल हो गया है। मतलब इसका हल ये नहीं कि सरकार ने जितने भी कानून या जितनी भी नीतियां बनाई हैं उन समस्याओं से हल हो चुका है। देखो, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होगी। सरकार कितना भी कानून बनाए, आज एक कानून बनाएगी, कल एक नई समस्या निर्माण होगी, फिर सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर कानून बनाती जाएगी। समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली समाज की। आज भी हमारे सामने अनेक समस्याएं, बहुत सारी समस्या, कुपोषण का, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कुपोषण है, ठीक है, खुले में शौच करते, ये भी एक समस्या है। लोगों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये भी एक समस्या है। और आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, ये भी क्या एक समस्या है। परंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक ऐसा जनमानस उत्पन्न हुआ है। अगले प्रकरण में हम भारतीय चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, जो अगला पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, उसके हम लोग दूसरे पार्ट में हम लोग देखना चुनाव प्रक्रिया, भारतीय चुनाव प्रक्रिया। भारत में चुनाव किस तरह से करवाए जाते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो चुनाव करवाती हैं, और चुनाव प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, कौन सा चुनाव कब होता है, राज्यसभा का चुनाव कब होता है, लोकसभा का चुनाव कब होता है, तो ये सारी जानकारी हम लोग दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट पूरा होता है। यदि आपको आने वाली वीडियोस देखनी है तो आपको, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आपका आज का क्वेश्चन है कि हमारे लोकतंत्र में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के 4 स्तंभ कौन से हैं, ठीक है, ऐसे कौन हुए 4 स्तंभ कौन से जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र चलता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।